Hello, good afternoon to all of you. Today we will discuss the chemical properties of the carboxylic acids. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्मिक एसिड को छोड़ करके ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज एल्काइल एल्काइल ग्रुप है, ये एराइल भी हो सकता है. और सेकंड जो पार्ट आता है ये आपका पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. फर्दर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये आपके दो पार्ट में डिवाइड है. वन इज कार्बोनिल ग्रुप और सेकंड वन इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस तरीके से आते हैं, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे बनती हैं. या तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दो, नंबर वन. दूसरी ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके. या फिर ये सारे का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है. तो आज वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ O and H बॉन्ड. ये ऑक्सीजन और H की क्लीवेज की हम रिएक्शन पढ़ेंगे. और हमें पता है जैसे ये यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये H पॉजिटिव जो है वो रिलीज होगा. तो मतलब क्या होगा कि ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करता है. तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एक एसिड कैसे है. तो जनरली हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं कि एसिड की जो पहचान है हम कैसे करते हैं. हम या तो हम बोलते हैं कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है. या फिर हम पढ़ते हैं कि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो प्रोटोन डोनेट करता है, डोनर का काम करता है. तो जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम बेस NaOH के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा RCOONA. इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस वाटर, ये बेस है. या RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे RCOH प्लस H2O, ये फॉर्मेशन करेगा कार्बोक्सिलेट आयन की RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. यहाँ तो ठीक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है. इस केस में क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है. और इस कार्बोक्सिलेट आयन में हम क्या करते हैं, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ने ये H जो है यहाँ से प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया और इसको हम बोलते हैं ये कंजुगेट बेस. अब ये कंजुगेट बेस कैसे है, अगर ये आपका कंजुगेट एसिड है उस एसिड में से आप यहाँ पर H रिमूव कर दो. अगर कंजुगेट बेस से कंजुगेट एसिड में जाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें H को जो है हम प्लस कर देते हैं. तो इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये हम इसको एज ए एसिड हम बोलते हैं. अब इसके बाद आता है कि जितना इजी प्रोटॉन डोनेट करना हो जाए उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. जितना इजीली ये प्रोटॉन डोनेट करेगा उतना ही एसिडिक करेक्टर इसका ज़्यादा होगा. जैसे प्रोटॉन डोनेट करने के लिए हम एक करते हैं, हमने रिएक्शन पढ़ी थी RCOOH है प्लस वाटर है, ये फॉर्मेशन RCOO नेगेटिव है प्लस H3O पॉजिटिव करता है. जब हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka
Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं इसको। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट RCOOH एंड H2O। और Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वाटर का है, कंसंट्रेशन वाटर का, ये हमेशा हम वन लेते हैं, ये यूनिटी लेते हैं। इस हिसाब से हमारे पास ये जो Ka की वैल्यू है ये क्या बनती है? RCOO ने कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट H3O पॉजिटिव और RCOOH, ये आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka की वैल्यू है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O पॉजिटिव। मतलब जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव या H पॉजिटिव की H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोलिक एसिड्स की जो Ka वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। हमने क्या देखा? जितना ज़्यादा Ka होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। एक वैल्यू आती है आपकी pKa। pKa क्या है? pKa इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। या तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। अगर किसी भी एसिड की अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी pKa की वैल्यू कम होगी। कैसी होगी? एक एग्जांपल पे तौर पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लो ये pKa है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ Ka। अगर Ka की वैल्यू मैं 10⁻⁻7 लेता हूँ, Ka अगर हमारे पास 10⁻⁻7 है तो इसके pKa की वैल्यू क्या होगी? pKa की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू है 10⁻⁻7, ये बन जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻7 है, ये आएगा -7 log 10 और ये वैल्यू हो जाएगी +7। अब देखो pKa आ गया आपका 7, यहाँ Ka था -7 और 7, ये वैल्यू कम है तो 7 pKa की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी चीज़ का जब एसिडिक कैरेक्टर है तो वो Ka की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हम बोल सकते हैं कि इसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट आता है इसका कि कॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कारण क्या है इसकी? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या रीज़न है इसका? तो फर्स्ट तो इसका है कि द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो स्टेबिलिटी हम बात करते हैं क्या है? मतलब स्टेबिलिटी क्या है? नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो जितना ज़्यादा चार्ज इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी हमारी उतनी ही डिक्रीज करेगी और एसिडिटी उतनी ही कम होगी। एक पॉइंट है। दूसरा, अगर चार्ज डिक्रीज करेगा, कम होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी और एसिडिटी जो है ये आपकी इंक्रीज करेगी।
या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है आपकी वो हमेशा स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरी बात है कि ये जो आपकी स्टेबिलिटी है या एसिडिटी है ये रेजोनेंस के ऊपर है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस always increase the acidic character, रेजोनेंस हमेशा एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा रेजोनेंस शो करता है RCOOH। क्या होगा, यहाँ से जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये आप हमारी जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन हमारी बनेगी RC, ये और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा प्लस H पॉजिटिव। तो एसिड की तो एक ख़ास बात है ना कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव रिलीज़ होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ रेजोनेंस की, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ रेजोनेंस शो करता है। क्या होता है, जैसे ही इसके ऊपर देखो रेजोनेंस इसका कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये एक इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है आपका ये बनेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओवरऑल जो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये आपका RC। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इन दोनों के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के, ये कार्बन जो है दोनों कार्बन जो है ये आपके ये शेयर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एनाइन जो है रेजोनेंस हाइब्रिड है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज नो लॉन्गर लोकलाइज्ड ऑन वन एक या दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ ऑक्सीजन एटम एंड द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, जिसके कारण क्या होगा, ईच ऑफ द टू ऑक्सीजन एटम्स इन कार्बोक्सिलेट आयन इज अटैच टू द कार्बन एटम बाई 1.5 बॉन्ड, तो जिसके कारण जो है वो इसकी एसिडिक करेक्टर जो है इंक्रीज होता है। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं एसिडिक करेक्टर में। तो पहले आपने एक बात याद रखनी है कि स्टेबल द कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, Ka की कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। और हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अगर ये चीज़ आपको याद है तब हम जो है वो अलग अलग जो मॉलिक्यूल हमारे पास दिए होंगे उनकी कंपाउंड दिए होंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है CH4 H2O और HF, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है हमने। तो देखो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हम ऐसे नहीं फाइंड कर सकते, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इनके कंजुगेट बेस देखने पड़ेंगे। अगर इस CH4 का अगर हम कंजुगेट बेस बनाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से H रिलीज़ करें, तो इसका जब हम इसका यहाँ H रिलीज़ करते हैं तो ये बनेगा -CH3। H2O है, इसका कंजुगेट बेस होगा हमारे पास H, यहाँ से रिलीज़ करेंगे OH नेगेटिव। HF है, इसका होगा हमारे पास F नेगेटिव। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई आपकी, ये ऑर्डर होगा। तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, HF का ज़्यादा होगा, फिर OH का होगा और फिर CH3 का होगा। इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट
ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एसिड। अब देखो सब्सटीट्यूएंट अगर हम अटैच हो जाते हैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होती है। फर्स्ट है RCOOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या करते हैं हम, यहाँ से H आपका -H ये अगर रिलीज होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये फॉर्मेशन होगी RCOO और ये O नेगेटिव की। अब सपोज कर लो यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। अगर सपोज करो ये R ग्रुप जो है, मैं दो केस आपको लेके बताता हूँ। ये R जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सपोज करो, और दूसरा केस आता है आपका यहाँ पर R जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, तो यहाँ इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये भी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो एसिडिटी कम होगी। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वहाँ कम होगा। इसलिए अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सेम केस अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हम लेते हैं तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर कार्बन जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका इंक्रीज होगा, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो आपकी एसिडिटी डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो आपका एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, सपोज करो ये आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर है, OH है, OH है, ये क्वेश्चन आ गया कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताओ, एसिडिटी के बारे में बताओ। तो ये क्या है, इथाइल लगा है, ठीक है। तो ये इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल है और ये टर्शरी ब्यूटाइल है। इथाइल एक है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा होगा, ये इससे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इथाइल ग्रुप का। इस तरीके से हम एसिडिक कैरेक्टर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसमें से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, फॉर्मिक एसिड ये होता है, और एसिडिक कैरेक्टर आपका CH3COOH होता है। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसकी एसिडिटी कम होगी, इसका मतलब फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और एसिटिक एसिड का कम होगा। अब नेक्स्ट यही करते हैं इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इफेक्ट ऑफ द हैलोजन एटम। नेक्स्ट आता है हैलोजन एटम का। अब एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड। ये यहाँ क्लोरीन लगा लो पहले, ठीक है बेटा। क्लोरो एसिटिक एसिड यहाँ से लिखो ClCH2COOH। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ से, और ये चार्ज जो है वो आपका कम होगा। तो इसलिए ये जितने भी जो हैलोजन एटम्स हैं तो
क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, इनका जो ऑर्डर है आपका रिएक्टिविटी का, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे फ्लोरीन ने कहा फ्लोरो एसिटिक एसिड हो, क्लोरो एसिटिक एसिड हो, ब्रोमो एसिटिक एसिड हो या आयोडो एसिटिक एसिड हो, तो इनमें सबसे ज़्यादा फ्लोरो एसिटिक एसिड, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ब्रोमो एसिटिक एसिड और फिर आयोडो एसिटिक एसिड, इस तरीके का आपका एसिडिटी ऑर्डर रहेगा। और एसिडिटी ऑर्डर के लिए मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ। जैसे मान लो CF3COOH होगा, इसके एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, CCl3COOH। इससे ज़्यादा उससे कम किसका होगा, मान लो 2 क्लोरीन लगी हैं, CHCOOH। फिर उसके बाद आता है आपका नाइट्रो, NO2 ग्रुप लगा हो, CH2COOH, ठीक है। फिर उसके बाद FO, CH2COOH। फिर उसके बाद A क्लोरीन हो, CH2 ग्रुप हो, COOH हो। फिर ब्रोमीन हो, फिर आयोडीन है, फिर उसके बाद HCOOH हो, ग्रेटर देन क्लोरीन CH2COOH। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पर हालांकि क्लोरीन है, लेकिन फिर भी HCOOH का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन के साथ यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। फिर C6H5COOH, इसका किससे, C6H5CH2COOH, ये ऑर्डर आपने याद रखना है। फिर उसके बाद CH3COH एसिटिक एसिड का, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं CH3CH2COOH। तो इस तरीके से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करेंगे हम इसका कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फिनोल के साथ और एरोमेटिक आपके जितने भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं उनके साथ। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।